तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं वो हमें कैसे मिलते हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे मेटल एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। जो मेटल क्या होती है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। थर्ड पढ़े हम नॉन मेटल एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। और लास्ट सेकंड टॉपिक रहेगा अपना कोरोजन ऑफ मेटल्स, कि मेटल के ऊपर जो कोरोजन होता है वो कैसे अप्लाई लगता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लास्ट जो टॉपिक रहेगा यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि जो मेटल और नॉन मेटल है उनके हमारे डेली लाइफ में या फिर इंडस्ट्री में क्या क्या यूज रहता है। ये टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे जो आपके 8th क्लास के सिलेबस के अंदर है। तो फर्स्ट हम देखते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स, कि मेटल कैसे अर्थ के अंदर पाई जाती है। तो बात करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स की। तो अकरेंस ऑफ मेटल्स से पहले कुछ और बातें जो हमें जाननी जरूरी है। सबसे पहली बात आती है एलिमेंट्स, जो हमारे रियल लाइफ में अब तक 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है, ठीक है, जिनमें से कुछ मेटल्स है और कुछ नॉन मेटल्स हैं। 118 एलिमेंट्स। इन 118 एलिमेंट्स से मिलकर जितने भी कंपाउंड में देखने में मिलते हैं वो सभी कंपाउंड्स इन 118 एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। इनमें से कुछ हमारे पास मेटल्स में आते हैं और कुछ हमारे पास नॉन मेटल्स के अंदर आते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अब 118 एलिमेंट्स को हमने किस में डिवाइड कर रखा है, कुछ को मेटल्स के अंदर, कुछ को नॉन मेटल्स के अंदर। अब कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट मेटल के अंदर काउंट होगा और कौन सा नॉन मेटल के अंदर काउंट होगा, वो हम देखते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर, ठीक है। अब जो मेन हमारा पहला टॉपिक है वो है मेटल्स, ठीक है, कि मेटल्स जो है वो कैसे अक्कर होते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो हमें दो स्टेट के अंदर मेनली मिलते हैं। एक होता है फ्री स्टेट, सिंपल मिल जाए, और दूसरा होता है कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में कौन से मेटल आते हैं जो मेटल्स क्या रहते हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, जो क्या है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बहुत ही लेट रिएक्शन करते हैं या फिर रिएक्शन ही नहीं करते। ऐसे एलिमेंट्स हमें नेटिव स्टेट, एक वर्ड आता है नेटिव, NATIV, नेटिव, या फिर फ्री स्टेट, फ्री स्टेट। तो जो एलिमेंट्स बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव मतलब क्या होता है, रिएक्टिव का मीनिंग ये रहेगा कि जैसे मान लो मेरे पास कोई एक ए एलिमेंट है, ठीक है, अब वो मान लो कोई बी मेरे पास एक एलिमेंट हो रहा है, अब ये एलिमेंट इसके साथ रिएक्शन करता है या नहीं करता। रिएक्शन करने मतलब क्या है, कंबाइन करेगा या कंबाइन नहीं करेगा। अगर कंबाइन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है, यानी वो रिएक्शन करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर कंबाइन करता है, ठीक है, अगर कंबाइन करता है, मान लो ए भी एक कंपाउंड बना लेता है, अगर ऐसा कुछ रिएक्शन होती है तो इस केस में हम ये बोलेंगे कि जो ए है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो जो एलिमेंट्स क्या करते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं करते, किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन नहीं करते, उनको हम बोलते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो हमें अर्थ के अंदर नॉर्मल स्टेट यानी जो फ्री स्टेट है उसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। इसलिए वो एलिमेंट्स हमें क्या है, या तो नेटिव स्टेट में मिलते हैं या फिर फ्री स्टेट के अंदर मिलते हैं। सेकेंड बात आती है कंबाइंड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट अपनी अभी नेटिव या फ्री स्टेट, सेकेंड है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट के अंदर हमें वो एलिमेंट मिलेंगे जो क्या है रिएक्टिव होते हैं, जैसे ये वाले, ठीक है, क्योंकि जो एलिमेंट रिएक्टिव होगा वो क्या है किसी ना किसी दूसरे साथ रिएक्शन करके जब वो एक स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, स्टेबल मतलब क्या है, जब वो एकदम बैलेंस हो जाएगा, जब वो बैलेंस हो जाएगा उसके बाद वो क्या है अर्थ क्रस्ट या एयर के अंदर हमें मिलता है, तो उनको हम बोलते हैं मोर रिएक्टिव, और वो हमें मिलते हैं कंपाउंडिव फॉर्म में। और इन कंपाउंडिव फॉर्म में जो एलिमेंट हमें मिलते हैं उनको हम बोलते हैं कंबाइंड स्टेट एलिमेंट। तो ऐसे हमें जो मेटल्स है वो दो फॉर्म में मिलती है अर्थ से, या तो नेटिव स्टेट में या फिर कंबाइंड स्टेट में। फॉर एग्जांपल नेटिव स्टेट का एग्जांपल हमारे पास गोल्ड। जो गोल्ड होता है वो जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है, मतलब जमीन के अंदर से जब हम खोलते हैं तो उसके अंदर से जो गोल्ड निकलता है, गोल्ड क्या है बहुत ही
फ्री स्टेट में मिलता है, तो उसको थोड़ा सा प्योरीफाई करने की जरूरत होती है। थोड़ा सा प्योरीफाई करते ही जो गोल्ड है वो एकदम प्योर स्टेट के अंदर आ जाता है। वहीं पे अगर बात करें कंबाइंड स्टेट की, तो कंबाइंड स्टेट में मान लो जैसे अपना आयरन, आयरन मोस्ट कॉमन एग्जांपल है डेली लाइफ का। तो जो लोहा होता है, आयरन जो होता है वो क्या करता है, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, तो वो क्या है, हमें जो अर्थ क्रस्ट से जब हम लोहे को बाहर निकालते हैं तो सिंपली हमें आयरन नहीं मिलता, उसके साथ क्या है दूसरे एलिमेंट भी उसके साथ होती है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, आयरन को प्योरीफाई करने के लिए बहुत प्रोसेस करनी पड़ती है। 3 या 4 प्रोसेस करने के बाद जो आयरन है वो हमें प्योर स्टेट के अंदर मिलता है। तो ऐसे हमने देखा कि जो नेटिव या फ्री स्टेट में जो एलिमेंट मिलते हैं हमें, वो मिलता है गोल्ड, सिल्वर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। इसी का एक एग्जांपल और देखें, जैसे गोल्ड और सिल्वर है, उसकी हम ज्वेलरी बनाते हैं और वो ज्वेलरी क्या है कई सालों तक सेम टू सेम रहती है, मतलब उसमें जो उसकी कलर या जो उसकी चमक होती है उसके अंदर ज्यादा फर्क नहीं आता। वो फर्क ना आने का कारण क्या होता है, इनकी रिएक्टिविटी, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं तो किसी दूसरे के साथ ये कंबाइन नहीं होते। जैसे अपना एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है, एयर के अंदर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेज है, तो उनके साथ भी रिएक्शन नहीं करता। वाटर है, वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तो उसका मेन कारण क्या है कि जो ज्वेलरी है वो कोई लंबे टाइम तक क्या है बची रहती है, बिना मतलब अपने जो चमक है उसको बनाए रखे हुए, उसका कारण है लेस रिएक्टिव होना। जबकि जो आयरन है, आयरन जैसे हम कोई आयरन का मान लो कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, तो आयरन का कुछ भी बनाते तो वो कहते रहता है कि 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक तो सही रहता है, जो उसकी चमक रहती है वो सही रहती है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो जो उसकी चमक है वो खराब होनी स्टार्ट हो जाती है, उसके जंग लगना शुरू हो जाता है, जो एक ब्राउन ब्राउन उसके ऊपर लेयर आती है जिसको हम रस्ट या जंग बोलते हैं उसका। तो उसके कारण क्या होता है, वो जल्दी 2 या 3 साल में वो खराब हो जाता है। तो उसका कारण क्या होता है कि वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और ज़्यादा रिएक्टिव होने के बाद वो कंबाइंड फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहता है, इसलिए वो जो कंपाउंड है वो बनाता है, ठीक है। तो ऐसे हमने देखा कि जो एलिमेंट्स है वो 2 फॉर्म में मिलते हैं, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट के अंदर। अब हम पढ़ेंगे कि जो मेटल्स हैं, ठीक है, उन मेटल्स क्या होती है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। पहले हमने देखा अकरेंस ऑफ मेटल। तो मेटल हमें कहाँ पे मिलती है, मेटल हमें मिलती है अर्थ क्रस्ट से। मेनली जो 95% जो मेटल्स हैं वो हमें अर्थ से मिलती है, ठीक है। और जो अर्थ से मिलती है उसके बाद 2 टाइप के हमें मेटल 2 फॉर्म में मिलती है, एक नेटिव या फ्री स्टेट और दूसरा कंबाइंड स्टेट। नेटिव या फ्री स्टेट में हमें वो मेटल्स मिलती है जो क्या होती है लेस रिएक्टिव होती है, या जो दूसरों के साथ रिएक्शन ना करे, ठीक है, उनके साथ कंबाइन ना हो, उनको हम बोलते हैं नेटिव या फ्री स्टेट एलिमेंट्स। और जो एलिमेंट्स रिएक्टिव होते हैं, जो दूसरे के साथ कंपाउंड बनाते हैं, कंबाइन करते हैं, वो हमें कौन से फॉर्म में मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं कंबाइंड स्टेट के अंदर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मेटल्स और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, कि मेटल्स क्या होती है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। आप पहले इसको नोट कर लें, फिर आगे हम देखते हैं। नेटिव स्टेट, व्हेन ए मेटल इज फाउंड इन इट्स फ्री स्टेट, जब भी कोई मेटल एक फ्री स्टेट में पाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं उसकी नेटिव स्टेट। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता रहा गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम, ये सब क्या है फ्री स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। जो सेकंड टाइप है वो है कंबाइंड स्टेट। मोस्टली एलिमेंट्स अकर इन कंबाइंड स्टेट एज कंपाउंड और मिक्सचर, या तो कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं हमें, या फिर मिक्सचर की फॉर्म में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब क्या है हमें कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि इनकी जो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और रिएक्टिव होने के कारण ये क्या है सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल आयरन हमें मिलते हैं Fe2O3.H2O, ये सब ओरिजिनल फार्मूला होगा Fe2O3। सोडियम Na2O, या बहुत से और भी कंपाउंड्स के मिल सकते हैं। तो जब भी हमें अर्थ क्रस्ट ये एलिमेंट मिलेंगे तो ये कुछ ऐसी फॉर्म में मिलेंगे, और जबकि गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम क्या है सिंपल या कुछ मिट्टी वगैरह इसके साथ होगी, बाकी ये हमें प्योर लगभग 90% प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं, क्योंकि जो इनकी रिएक्टिविटी है या ये रिएक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब ओर्स और मिनरल्स, जिनसे हमें ये एलिमेंट जो है प्योरीफाई करते हैं, उनकी कुछ टर्म्स देखेंगे। अब हम देखें मिनरल और ओर। मिनरल्स और क्या होते हैं, जैसे कि हमने देखा था जो एलिमेंट है वो 2 स्टेट में पाते हैं, या तो नेटिव जिसको हम बोलते हैं फ्री स्टेट,
और सेकंड है कंबाइंड स्टेट। ठीक है, तो जितने हमें कंपाउंड्स मिलते हैं वो किसी फॉर्म में मिलते हैं हमें, मिनरल्स की फॉर्म में। मिनरल्स क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। ठीक है, और तो जितने कंपाउंड हमें मिलते हैं कि कोई भी एलिमेंट, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम होगा, सोडियम होगा, सभी के क्या होते हैं, हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर से बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं। उन सभी कंपाउंड्स को हम बोलते हैं मिनरल्स। ठीक है, तो फिर और, तो मिनरल्स और में क्या डिफरेंस है, और भी क्या होते हैं, कंपाउंड ही होते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है, जैसे मान लो एक एलिमेंट हमारे पास, एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है, इसके हमें मिले 3 कंपाउंड। ठीक है, और इन 3 कंपाउंड में से जो फर्स्ट कंपाउंड है इसके अंदर हमें मान लो मिला 10% एल्यूमिनियम, इसमें हमें मिला 20% एल्यूमिनियम, और इसमें हमें मिला 50% एल्यूमिनियम। तो ये जो तीनों कंपाउंड है 1 और 2 और 3, ये तीनों मिनरल्स कहलाएंगे। लेकिन जिस कंपाउंड के अंदर से हमें सबसे ज्यादा एलिमेंट, जो ये एल्यूमिनियम का परसेंट मिलेगा, वो हमारा कहलाएगा और। तो इन तीनों में से तो 1, 2 और 3 तीनों क्या है, मिनरल्स है। लेकिन जो थर्ड कंपाउंड है वो उसको हम एक स्पेशल नाम देंगे और वो हमारा कहलाएगा और। ठीक है, तो ये मेनली डिफरेंस है मिनरल और के अंदर। सारे कंपाउंड मिनरल्स कहलाएंगे, लेकिन वो स्पेशल मिनरल्स जिनके अंदर हमें मैक्सिमम अमाउंट में कोई एलिमेंट मिल रहा है, उसको उस स्पेशल मिनरल को हम बोलेंगे और। ठीक है, तो ऐसे हमने देखा कि मिनरल्स क्या होते हैं और क्या होते हैं। उसके बाद मिनरल्स आर द केमिकल सब्सटेंस, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मिनरल्स और ओर्स के बारे में। मिनरल्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंस केमिकल कंपाउंड, क्योंकि जितने भी एलिमेंट होंगे सभी के क्या होंगे, केमिकल कंपाउंड होंगे, और उन केमिकल कंपाउंड को हमने क्या नाम दिया है, मिनरल्स। दे अकर नेचुरली एज रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट और ओशियंस। जो जितने भी हमें मेटल्स या नॉन मेटल्स जितने भी एलिमेंट्स है, वो या तो हमें जो अर्थ क्रस्ट है उसके रॉक्स के अंदर मिलते हैं, या फिर हमें कहां से मिलते हैं, ओशियन से, समुद्र से मिलते हैं। ठीक है, जैसे गोल्ड वगैरह ये हमें कहां से मिलते हैं, समुद्र के नीचे से मिलते हैं। और नेक्स्ट है द प्योर मेटल्स आर यूजुअली कंबाइंड विद इम्प्योरिटीज। जो मेटल्स होते हैं, जैसे मान लो गोल्ड है, तो जब हम इसको अर्थ क्रस्ट से निकालेंगे तो इस गोल्ड के साथ क्या है, हमें कुछ इम्प्योरिटीज मिलेंगी। वो क्या हो सकती है, सैंड हो सकती है, ठीक है, रॉक्स हो सकती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स रॉक्स के, ठीक है, और छोटे मोटे और इम्प्योरिटीज हो सकती है, कोई छोटा मोटा और कंपाउंड इसके साथ कंबाइन किया हुआ मिल सकता है। तो ये होती है इम्प्योरिटीज। तो जो जितने भी मेटल्स होती है वो यूजुअली क्या करती है, कंबाइंड स्टेट में आती है। और कंबाइंड स्टेट में कौन होते हैं, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है उनके साथ तो सैंड रॉक्स वगैरह होंगे, और जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है उनके साथ दूसरे एलिमेंट्स होंगे, जैसे ऑक्साइड होगा, सल्फाइड होगा, या कार्बोनेट होगा। ये उन एलिमेंट्स के साथ कंबाइन किए हुए मिलेंगे, ये पूरे कंपाउंड बनाएंगे। द प्योर मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर्स। तो मैं जैसा बताया कि अब इन तीनों के अंदर से हम किस एलिमेंट को, किस कंपाउंड को प्योरीफाई करेंगे जिसके अंदर से हमें मैक्सिमम अमाउंट के अंदर एल्यूमिनियम मिलेगा। तो सिर्फ जो ये थर्ड कंपाउंड है इसको हम प्योरीफाई करेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, और। तो जितने भी मेटल्स है जो एक्सट्रैक्ट की जाती है वो हमेशा और के अंदर से की जाती है, क्योंकि पहले और सेकंड के अंदर जो हमारा खर्चा है वो ज्यादा लग जाएगा, और जो हम इनकम होगी वापिस, रिटर्न होगा वापिस, वो क्या होगा, लेस होगा। इसलिए इन तीनों कंपाउंड के अंदर से हम सिर्फ थर्ड वाले को प्योरीफाई करेंगे, और थर्ड वाला क्या कहलाएगा, इसका स्पेशल नाम क्या है, और। तो इसलिए जितने मेटल्स होते हैं, जितने मेटल को प्योर किया जाता है वो सिर्फ ओर्स के अंदर से प्योर किया जाता है, मिनरल्स को प्योर नहीं करते। मेटल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स। सभी जितने मिनरल्स है उन सभी के अंदर से जो मेटल है वो एक्सट्रैक्ट नहीं करती, प्योरीफाई नहीं की जाती, सिर्फ और को ही प्योरीफाई किया जाता है। तो ऐसे हमने देखा कि मिनरल और क्या होते हैं, और किस कंपाउंड के अंदर से हम जो एलिमेंट्स हैं उनको प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अब इनके कुछ बेसिक डेफिनेशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ये रिएक्टिविटी सीरीज का मेन काम क्या है, ये आपको दिखाने का मतलब ये है कि आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन मिल जाए कि जो मेटल्स होते हैं वो कौन कौन से कंपाउंड में पाई जाती है, और किन मेटल्स को हम जनरली प्योरीफाई
करते हैं हमें कंपाउंड से, और कौन सी मेटल हमें सीधी मिल जाती है। जैसे आपके सामने लिखा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये जो मेटल्स होती हैं ये जनरली कहते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, बहुत ज्यादा रिएक्शन करने वाले, तो मतलब किसी भी एलिमेंट के साथ इनकी रिएक्शन करने जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए जब भी ये मेटल्स हम अर्थ क्रस्ट के अंदर से बाहर निकालते हैं तो ये हमें क्या मिलती है, कंपाउंड की फॉर्म में मिलती है, ठीक है। और इनको प्योरीफाई करने के लिए भी हमें 6 या 7 प्रोसेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड। ये क्या आते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, मतलब इनके जो कंपाउंड होते हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इनके लिए भी 4-5 प्रोसेस का हमें यूज करना पड़ता है, लेकिन इनको प्योरीफाई करना इनसे थोड़ा आसान होता है। मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम, ये जो मेटल्स रहती है ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, कि ये जनरली जब हमें अर्थ क्रस्ट से मिलती है तो लगभग इनके साथ मिट्टी वगैरह मिलती है, ठीक है, और हम इसको जल्दी प्योरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी से दिखाने का आपको एक ये मीनिंग है कि आपको ये सुनना है कि कौन से एलिमेंट्स कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं और कौन से एलिमेंट्स कंपाउंड फॉर्म में नहीं पाए जाते। तो ये जो मेटल होते हैं इनके कंपाउंड होते हैं, और ये जो मेटल जनरली हमें नेटिव स्टेट के अंदर मिलती है या फ्री स्टेट के अंदर मिलती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पहले मेटल्स का होती है, फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं मेटल्स की, जैसे चैप्टर का नाम था। तो मेटल्स क्या होती है, मेटल्स जो भी सब्सटेंस अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और करंट, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को ट्रांसफर होने दे उसको हम बोले हैं मेटल्स। जैसे मान लो 2 सब्सटेंस हमारे पास, फर्स्ट और यह सेकंड। तो अगर मान लो इस सब्सटेंस के अंदर से करंट और हीट पास हो रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पास हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे मेटल्स। जब ये जनरल प्रॉपर्टी है जो किसी सब्सटेंस को हम नॉर्मली देखकर बता सकते हैं। और अगर मान लो इसके अंदर से हीट और करंट पास नहीं हो रहा तो ये सीधा ही रिजेक्ट हो जाएगी, ये मेटल्स के अंदर काउंट नहीं होगी। ये जनरल प्रॉपर्टी ऐसा है कि ये प्रॉपर्टी फॉलो तो वो मेटल से होगी, बाकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन नॉर्मल हम सबसे पहले ये प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे मान लो इसके अंदर से हीट और करंट पास नहीं हो रहा तो इसको पहले बार में हम रिजेक्ट कर सकते हैं, ये मेटल्स के अंदर काउंट नहीं होगा। ये सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टी है कि किसी जिस सब्सटेंस के अंदर से करंट और हीट पास होगी उनको हम क्या बोलेंगे, मेटल्स बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, मेटल metals are the good conductor of heat and light, heat and current या इलेक्ट्रिसिटी। मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी जो वायरिंग होती है खंभे के ऊपर, वो किसकी होती है, एल्यूमिनियम की होती है। वो तार जो होती है सिल्वर टाइप में वो एल्यूमिनियम की वायर होती है। तो उसका काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर इनको पहुंचाना। तो ये हमारी मेटल्स होगी। ऐसे हीट में कहाँ पे काम आते हैं, जैसे कि मान लो अपने घरों में जो कुकर वगैरह होते हैं उनके अंदर मेटल्स का यूज होता है, ठीक है। जैसे खाना बनाने जो भी चीज होती है उनके अंदर हम मेटल्स का यूज करते हैं, क्योंकि मेटल्स क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। तो वो अपने अंदर से क्या है, जल्दी से हीट को ट्रांसफर होने देती है बिना खुद ज्यादा कंज्यूम किए। तो इसलिए क्या होता है कि जो हमारा खाना है वो जल्दी से पक जाता है। तो जो मेटल्स होती है वो क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट ये जनरल पॉइंट। अब बात करते हैं इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की। भाई इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी को देखने के बाद ही हम ये डिसाइड करते हैं कि ये मेटल होगा या नहीं होगा। तो हम देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो भी लिख सकते हैं हम, क्या, मेटल्स आर
गुड कंडक्टर, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सेकंड, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ करंट या इलेक्ट्रिसिटी। अब थर्ड पॉइंट आता है, एक वर्ड आता है मैलिएबिलिटी। क्या आता है? मैलिएबिलिटी। तो आपके सामने दो वर्ड है, एक है मैलिएबिलिटी, ये हमारा वर्ड है मैलिएबिलिटी, और एक हमारा डक्टिलिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के अंदर आती है मेटल्स की। मैलिएबिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसको आप हैमर से पीट कर अगर आप उसको एक थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर पाते हो। मान लो आपके पास आयरन है, फॉर एग्जांपल आपके पास आयरन है, आयरन का ऐसे कुछ टुकड़ा है, ये मान लो ये क्यूब आपके पास आयरन का, ये आपके पास आयरन का क्यूब है। तो आपने क्या किया, हैमर की हेल्प से जब आपने इसको पीटना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, आयरन के टुकड़े टुकड़े तो हो गए नहीं, ऐसा नहीं कि दो दो टुकड़ों में बट जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। क्या होगा, ये फ्लैट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप क्या करोगे, अगर आप इसको लगातार पीटते रहोगे तो क्या होगा, ये कुछ ऐसे फ्लैट कन्वर्ट हो जाएगा एक रेक्टेंगुलर शीट के अंदर। ठीक है, तो जो ये क्यूब है, क्यूब का इस शीट के अंदर कन्वर्ट होना, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी बोलते हैं। तो जब भी किसी सब्सटेंस को अगर हम हैमर की हेल्प से पीट कर उसको थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर पा रहे हैं, किसके अंदर, थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। और ये मेटल के अंदर खास प्रॉपर्टी पाई जाती है। हर मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि उनको पीट कर हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी भी हम क्या करते हैं, हैमर से जो सब मेटल सब्सटेंस होते हैं उनको पीटते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, शीट के बजाय वायर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, किसी सब्सटेंस को अगर हम पीट कर उसको वायर के अंदर कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। और वो मेटल क्या है, डक्टाइल है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास ये एक क्यूब है, ठीक है, और अगर मैं इसको पीट कर एक वायर के अंदर कन्वर्ट कर पा रहा हूं, मान लो इससे मैंने ये वायर बनाई, ठीक है, तो अगर मैं इस सब्सटेंस को वायर के अंदर कन्वर्ट कर पा रहा हूं तो ये जो प्रोसेस वो क्या है, डक्टिलिटी। और ये सब्सटेंस क्या है, डक्टाइल। क्या है ये सब्सटेंस, डक्टाइल। समझाया? तो दो मेन प्रोसेस है, एक मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का होता है किसी सब्सटेंस को हैमर से पीट कर उसको थिन शीट के अंदर कन्वर्ट करना, और डक्टिलिटी का होता है किसी सब्सटेंस को हैमर से पीट कर उसको वायर्स के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, अगर ये दो प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस के अंदर पाई जाती है तो वो मेटल के अंदर काउंट होगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स आर मैलिएबल। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या अपने पास, मेटल्स हैव मैलिएबल प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसा कि हमने पीछे देखा था। उसके बाद मेटल्स हैव डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, डक्टाइल। और उसके नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, मेटल्स हैव सोनरस प्रॉपर्टी। अब बात आती है सोनरस क्या होता है। सोनरस का मतलब होता है आवाज करना। जैसे हम जब मंदिरों के अंदर जाते हैं तो जो घंटी होती है वो क्या करती है, आवाज करती है। तो वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है कॉपर की। ठीक है, और कॉपर भी क्या है, एक मेटल है। या फिर जो हमारे घरों में जो बर्तन वगैरह होते हैं या कोई लोहे की चीज आप ऊपर से नीचे गिर दो, जैसे कोई कील वगैरह या कुछ भी, तो वो क्या करेगा, आवाज करेगा। और उस आवाज को क्या बोलते हैं हम, सोनरस। ठीक है, तो जितनी मेटल्स होती हैं, ऐसा नहीं नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन जनरल प्रॉपर्टी हम मेटल्स की बात करें तो जो जितनी मेटल्स होती है वो क्या करती है, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स हैव सोनरस प्रॉपर्टी, उनके अंदर ये खास ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। और सोनरस मतलब होता है आवाज करना। फॉर एग्जाम्पल बेल, बेल ऑफ टेम्पल, मंदिर की घंटी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, जो मेटल्स होती है, मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, पहले वो लिख लेते हैं, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं पानी के हिसाब से। देखो जब आइस होती है, आइस जब होती है तो उसको जब हम पिघलाते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आइस से किसमें कन्वर्ट होती है, वाटर के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है ये क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट रहता है जिसपे कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है, ना ही पूरी कन्वर्ट होना, जिस टेम्परेचर के ऊपर वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो जैसे आइस वाटर के अंदर किस टेम्परेचर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे नेक्स्ट बात है बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब कोई भी सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो उसको उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल वाटर लिक्विड से जब स्टीम के अंदर चेंज होता है, यानी गैस के अंदर चेंज होता है, तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसे जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल आयरन को मेल्ट करना होता है, सॉलिड से लिक्विड करने के लिए हमें अप्रोक्स 700 के आसपास टेम्परेचर जरूरत पड़ती है। ठीक है, और बॉईल करना तो उससे ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो 700 या 800 ये कहते हैं बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो जितनी मेटल्स होती है लगभग इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, 7th प्रॉपर्टी, जनरली almost all metals are solid at room temperature। जितने मेटल्स होती है लगभग ऑलमोस्ट लोग है 95%, सभी मेटल्स नहीं 95%, तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। 95% जो मेटल्स रूम टेम्परेचर में होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस जो मेटल्स होती है वो हमें सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। लिक्विड में पाई जाती है मरकरी, जो फीवर नापने के लिए जो थर्मोमीटर यूज होता है उसके अंदर होता है लिक्विड, वो लिक्विड होता है मरकरी। तो वो मरकरी क्या होता है, आप देखते हो जब वो रूम के अंदर रखा हुआ था तो वो कैसी फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो एक मरकरी ऐसा मेटल है, ओनली मरकरी ऐसा मेटल है जो क्या है रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी सभी मेटल्स क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, ये हमारी 7th प्रॉपर्टी होगी। 8th प्रॉपर्टी की बात करते हैं अब। पहले आप ये नोट कर लो, ऊपर वाला इरेज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। अब नया वर्ड आता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का आप सिंपल ये फॉर्मूला रख लो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। हालांकि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन समझाना थोड़ा इजी रहेगा। डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट, मान लो 2 ऑब्जेक्ट आपके पास, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक और ऑब्जेक्ट आपके पास। देखो भाई, मान लो हमारे पास 2 सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है हमारे पास, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। ठीक है, दोनों की वॉल्यूम मान लो सेम है, मान लो ये भी 1 मीटर क्यूब है और ये भी 1 मीटर क्यूब है, लेकिन दोनों का वजन, मान लो इसका वजन है 5 किलो और इसका वजन है 100 किलो। ठीक है, तो सेम वॉल्यूम के अंदर वजन किसका ज्यादा होगा, इसका वजन ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ओवरऑल जो आंसर है दोनों का देखो निकाला, देखते हैं। एक का है 5/1 आएगा और एक का आएगा 100/1, तो आंसर कितना आएगा 5 और 100, दो आंसर आ गए। तो इस केस में क्या है, इसके वैल्यू ज्यादा ही है, वैल्यू डेंसिटी ज्यादा ही है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कम वॉल्यूम के अंदर, मतलब कम जगह के अंदर बहुत सारा मास ऑक्यूपाई करते हैं, घेरते हैं, मतलब थोड़ी सी जगह में बहुत सारा मास होता है जिनका, उनको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी सब्सटेंस। और जो मेटल्स होती है, मेटल्स क्या होती है, थोड़ी सी जगह में बहुत सारा सब्सटेंस घेरे रखती है, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है ये। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो मेटल्स होती है उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कंडा देखा होगा,
जो गाड़ियाँ वगैरह तोड़ने का काम होता है, या फिर जो चारे वाले जो होते हैं उनके पास क्या होता है 20-20 किलो 50 किलो के जो कंडे होते हैं, उनके पास क्या होता है छोटा सा एक वो लोहे का पट्टा जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है इतनी सी जगह में 50-50 किलो 20-20 किलो का वजन होता है उसके अंदर, तो वो बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टी थी मेटल्स की, जिनको देख के हम किसी सब्सटेंस को बता सकते हैं कि मेटल है या नहीं। जैसे एक कॉमन एग्जाम्पल बताता हूँ कि वो मान लो अगर आपको इनमें से कोई 2-3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कोई सब्सटेंस और बाकी नहीं कर रहा, तो आप उसको मेटल्स नहीं बोलोगे। फॉर एग्जांपल जैसे पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर जो नक्शा होता है उसके अंदर क्या है करंट पास होता है, ठीक है, तो क्या हम उसको मेटल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ये आप हमें मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, ना पता हो तो जो सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। जैसे जो पेंसिल का नक्शा होता है, ठीक है, वो किस हद तक ग्रेफाइट का बना होता है और उसके अंदर से क्या करंट पास होता है, लेकिन जो बाकी प्रॉपर्टीज है जैसे हीट पास करना, हीट पास नहीं होती उसके अंदर से जल जाएगा वो, ठीक है, या फिर आप उसको पीट के क्या नहीं कर सकते, मैलेबल नहीं कर सकते, मतलब उसकी सीट नहीं बना सकते, और ना इसको पीट कर उसकी तार बना सकते हो। तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी या 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने से कोई भी सब्सटेंस मेटल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो आज हमने देखा कि मेटल्स और उसकी प्रॉपर्टी, बाद में हम देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, अब तो हमने देखी फिजिकल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट बार हम देखेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद देखेंगे नॉन मेटल क्या होती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट में जरूर पूछें, और अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।